सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर न्यूज़ स्टडी IQ चैनल में। और आप सभी लोगों के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ है कि यूपी पुलिस री एग्ज़ाम की एग्ज़ाम डेट अनाउंसमेंट हो चुकी है। यहाँ पे मैंने सरकारी रिजल्ट का क्लिप लगाया हुआ है कि यूपी पुलिस की जो री एग्ज़ाम डेट है वो अनाउंसमेंट हो चुकी है कि इसका किस महीने में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो अगस्त में इसका एग्ज़ाम है जो कि कंडक्ट कराया जाएगा, यानी कि 23, 24, 25, 30, 31 अगस्त को जो है एग्ज़ाम इसका कंडक्ट कराया जाएगा। और मैं आपको नोटिस भी दिखाता हूं कि यूपी सरकार के द्वारा नोटिस भी जारी किया गया है कि लिखित परीक्षा दिनांक 23, 24, 25, 30, 31 को आयोजित कराने का निर्णय लिया गया है। जो वैकेंसी थी 60,244 पदों पर। तो आप सभी के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ है, खुशखबरी आ गई है। अब ऐसा पता नहीं था कि एग्ज़ाम डेट यूपी पुलिस की जल्दी ही सुनने को मिलेगी। हमें तो ऐसा लग रहा था कि इसका अक्टूबर नवंबर के पास इसका एग्ज़ाम होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगस्त में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। अब 3 से 4 बातें मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनना है। पहली बात तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए जो बात बताने जा रहा हूँ वो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात है। पहली बात ये है कि मैं आपको यूपी स्टैटिक जीके पूरा कवर कराऊंगा इसी चैनल पे। देखो, जब इसका एग्ज़ाम हुआ था पहले 17 फरवरी 18 फरवरी को, तो पहले भी मैंने यूपी स्टैटिक जीके पूरा कवर कराया था। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज़ कराऊंगा, क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं, आपने किसी और चैनल से पढ़ा होगा, किसी और चैनल से पढ़ा होगा, तो आप सब लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। लेकिन मैं आपको फिर से रिवाइज कराऊंगा, रिवीजन कराऊंगा, क्योंकि स्टैटिक जीके यूपी का श्योर है, क्वेश्चन से पूछा जाएगा। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि मैं आपको पूरा यूपी करंट अफेयर्स पढ़ाऊँगा। यूपी करंट अफेयर्स में पूरा कवर कराऊँगा, पूरा रिवीजन कराऊँगा जनवरी से लेकर अगस्त तक का। ठीक है, और इसके बाद जितना भी अंतर्राष्ट्रीय है, इंटरनेशनल है, नेशनल है, पूरा करंट अफेयर्स आपको, दुनिया भर का करंट अफेयर्स भी आपको पढ़ाऊंगा। तो मैं आपसे पूरा वादा करता हूं कि यूपी स्टैटिक जीके, यूपी करंट अफेयर्स और नॉन यूपी करंट अफेयर्स मैं पूरा आपको इसी चैनल पे कवर कराऊंगा। और तीसरी बात ये है कि आपको कहीं से ऐसा नहीं है कि आपने थोड़ा हमारा पढ़ा, थोड़ा किसी और का पढ़ लिया, थोड़ा किसी और का पढ़ लिया। तो अभी ये पढ़ने का समय नहीं है कि थोड़ा थोड़ा आप पढ़ेंगे ना तो भटक जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या चीज़ पढ़ना है, क्या चीज़ नहीं पढ़ना है। अगर कोई इंसान आपको पढ़ा रहा है यूट्यूब पे, तो उसकी बात 100% श्योर है कि वो एग्ज़ाम में पूछा ही पूछा जाएगा। देखो, जो कोई भी टीचर है अगर वो आपको पढ़ा रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो किसी न किसी रूप में आपसे परिपक्व है, आपको जो नॉलेज बताएगा वो 101% सटीक बताएगा। तो आप सभी को एक बात ये ध्यान रखनी है कि किसी भी चैनल में थोड़ा थोड़ा नहीं पढ़ना है। ठीक है, और चौथी बात ये है कि आपको डेली एसटी लगानी है, चाहे आपको सुबह या शाम या दोपहर में लगानी है, डेली आपको एसटी लगानी है। ठीक है, उसके बाद सबसे लास्ट और महत्वपूर्ण बात, अगर कोई भी चैनल आपको क्रैश कोर्स के जरिए वो क्रैश कोर्स आपको बेच रहा है कि 15 दिन में हमारा क्रैश कोर्स खरीद लो, हम आपको पूरा रिवीजन करा देंगे, पूरा पेपर में फंसा देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब आपको उल्लू बना के आपसे पैसा वसूल लेंगे और होगा उससे कुछ नहीं। फ्री यूट्यूब में इतना सारा कंटेंट पड़ा है कि आप किसी का एक चैनल अगर फॉलो कर लेंगे तो 101% उससे आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चंस फंसेगा। ठीक है, तो ये बातें जो हैं महत्वपूर्ण आपको याद रखना है कि आपको यहाँ वहाँ भटकना नहीं है। मैं आपको पूरा यूपी स्टैटिक जीके कवर कराऊंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी कवर करा चुका हूँ, फिर भी मैं आपको रिवीजन कराऊंगा। पूरा यूपी करंट अफेयर्स मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा, और जितना भी दुनिया भर का करंट अफेयर्स है मैं आपको कंप्लीट रिवीजन कराऊंगा इसी चैनल पे और इसी जगह। तो चलिए, आज जो हम लोग का टॉपिक रहेगा यूपी स्टैटिक जीके में, आज हम लोग क्या कवर करेंगे। तो आज हम लोग 2 टॉपिक्स हैं जो कि कवर करेंगे। पहला टॉपिक हम लोग कवर करेंगे फोक डांस, यानी कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य।
दूसरा टॉपिक हम लोग कवर करेंगे शेड्यूल ट्राइब्स यानी कि अनुसूचित जनजातियां यानी कि किस जिले में उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति है जो कि निवास करती है, क्योंकि जाहिर सी बात है इनसे क्वेश्चंस आने ही आने फिक्स है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और अगर मेरी बात आपको अच्छी लगे, सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे देखो एग्ज़ाम डेट तो इसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है, ये नोटिस भी हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है। तो यहाँ पे हमारा जो पहला टॉपिक बनेगा वो फोक डांस यानी कि लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के हम लोग कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है तो किस क्षेत्र का है, तो ये ब्रज भूमि का है चरकुला। ठीक है, तो आपको याद रखना है चरकुला जो लोक नृत्य है वो क्या है, ब्रज भूमि का है। तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि रहुला लोक नृत्य यूपी के किस क्षेत्र से संबंधित है, तो यूपी के किस क्षेत्र से संबंधित है रहुला लोक नृत्य, तो राइट आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड से, बुंदेलखंड से संबंधित है। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है बिल्कुल क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना, जहन में रखना। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, यानी कि 4 ऑप्शंस हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन सा लोक नृत्य है जो कि उत्तर प्रदेश का नहीं है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, सभी क्वेश्चंस आपके लिए सिलेक्टेड हैं। जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा चुके हैं यूपी पुलिस में वो भी मैंने यहाँ पे कवर किया है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तो मुरिया जो लोक नृत्य है वो उत्तर प्रदेश का नहीं है। तो अब भैया ये मुरिया कहाँ का है, तो ये मुरिया जो है वो एमपी का है, मध्य प्रदेश का है। तो मध्य प्रदेश का ये लोक नृत्य है मुरिया। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है ये सुमेलित नहीं है, यानी कि उत्तर प्रदेश का ये लोक नृत्य नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मुरिया जो है वो मध्य प्रदेश का है और दादरा जो है वो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, ये भी आपको याद रखना। चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं, तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा चरकुला है, कर्मा है, पांडव है। तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना कि चरकुला, कर्मा और पांडव उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य है। कि अगर हम लोग पांडव नृत्य की बात करें तो ये महाभारत पर निर्भर है, यानी कि महाभारत पर निर्भर विषयों के लिए समर्पित है और उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्से में ये प्रचलित है पांडव नृत्य। ठीक है, उस पर ये नृत्य जो है होता है। चलिए अगला है कि कर्मा किस जनपद का लोक नृत्य है, तो कर्मा जो है वो किस जनपद का लोक नृत्य है, तो सोनभद्र का है। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि धुरिया लोक नृत्य जो है वो किस क्षेत्र का है, तो धुरिया की अगर हम लोग बात करें तो ये बुंदेलखंड का है, बुंदेलखंड का है धुरिया। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा क्लियर और राइट आंसर कि बुंदेलखंड का जो है वो धुरिया लोक नृत्य प्रचलित है। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य है तो कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा धोबिया, राई, सायरा, यानी कि उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे जो हमारा डी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना कि उत्तर प्रदेश के धोबिया, राई, सायरा ये मुख्य लोक नृत्य है, यानी कि धोबिया की अगर हम लोग बात करें तो ये पूर्वांचल क्षेत्र में प्रचलित है, राय की अगर हम लोग बात करें तो ये बुंदेलखंड से प्रचलित है और सायरा की बात करें तो ये भी बुंदेलखंड का है। तो आपको ये याद रखना है कि किस क्षेत्र का कौन सा लोक नृत्य है जो कि प्रचलित है। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि कार्तिक एक लोक नृत्य है तो किस क्षेत्र का है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ये भी बुंदेलखंड का है। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना, जहन में रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि निम्न में से लोक नृत्यों में से कौन उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है, तो बुंदेलखंड क्षेत्र का कौन सा लोक नृत्य नहीं है, तो डांडिया नृत्य नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना, जहन में रखना कि बुंदेलखंड क्षेत्र का डांडिया नृत्य नहीं है, तो बी ऑप्शन है इसका क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश के ब्रज मंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य से है,
तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा चरकुला। चरकुला जो लोक नृत्य है वो ब्रजमंडल क्षेत्र का है, तो ब्रजमंडल से संबंधित है। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि चरकुला की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो ये ब्रज का लोक नृत्य है और नृत्य जो है वो रथ के पहिए पर घड़ा रख कर किया जाता है, तो इसलिए इसे घड़ा नृत्य भी कहते हैं। ये भी आपको याद रखना। अब छोलिया की नृत्य की बात करें तो ये उत्तराखंड का नृत्य है, ठीक है। छोलिया नृत्य जो है वो उत्तराखंड का लोक नृत्य है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि बुंदेलखंड के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं, हो सकता है कि आपसे एग्ज़ाम में पूछ दे, तो सौरा या सैरा नृत्य और धुरिया राय नृत्य तो सबसे ज़्यादा फेमस है बुंदेलखंड में, और देवी नृत्य, पाई डंडा नृत्य, ख्याल नृत्य, कार्तिक नृत्य, घोड़ा नृत्य, दीप नृत्य, मोर पंख व दीवारी नृत्य, सायरा नृत्य, रवाला नृत्य, बढ़ैया या बरहिया, बधाई नृत्य और राहुला नृत्य। तो ये सभी जो नृत्य हैं वो बुंदेलखंड क्षेत्र से रिलेटेड हैं। तो ये सभी नृत्य आपको याद रखने हो सकते हैं कि आपसे इनमें से कोई एक पूछ देगा एग्ज़ाम में। यहाँ पे अगर हम लोग अवध में बात करें तो अवध क्षेत्र में कौन कौन से लोक नृत्य प्रचलित हैं, तो कलाबाज नृत्य, जोगनी नृत्य, ये अवध क्षेत्र के हैं। अब ब्रज क्षेत्र की अगर हम लोग बात करें तो झूला नृत्य, रास नृत्य, चरकुला, घड़ा इसे कहते हैं, मयूर नृत्य, तो ये सभी ब्रज क्षेत्र के लोक नृत्य हैं, तो आपको याद रखना है। इसके बाद पूर्वांचल क्षेत्र के लोक नृत्य की बात करें तो कट घोड़वा नृत्य, नटवरी नृत्य, धीवर नृत्य, तो ये सभी क्या हैं, पूर्वांचल क्षेत्र की तरफ के लोक नृत्य हैं, आपको याद रखना। अब सोनभद्र और मिर्ज़ापुर की अगर हम लोग बात करें तो कर्मा, सीला नृत्य, डड़िया नृत्य, चौलर नृत्य और ढर कहली नृत्य, तो ये सभी क्या हैं, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर के लोक नृत्य हैं। आपको ये भी याद रखना है, जहन में रखना। अब यहाँ पे अगर हम लोग नौटंकी की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है और ये उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ फैला है, तो नौटंकी, हाथरस, कानपुर, मथुरा, झांसी, बाराबंकी जैसे ज़िलों में ये किया जाता है, ठीक है, नौटंकी। और ढेड़िया नृत्य की अगर हम लोग बात करें तो ये फतेहपुर ज़िले में प्रचलित है, यानी कि राम जी के लंका विजय के पश्चात आने पर उनके स्वागत पर ये मनाया जाता है, इस तरीके से ढेड़िया नृत्य, तो ये भी आपको याद रखना, फतेहपुर साइड में इसका प्रचलन है। अब यहाँ पे धीवर नृत्य की बात करें तो ये अनेक शुभ अवसरों पर विशेष कहार जाति के जो लोग होते हैं उनके द्वारा ये आयोजित किया जाता है धीवर नृत्य, ठीक है, कहार जाति के लोग के द्वारा ये आयोजित किया जाता है। अब यहाँ पे अगर हम लोग पासी नृत्य की बात करें तो पासी जाति के लोगों के द्वारा 7 अलग अलग मुद्राओं की एक गति तथा एक ही लय में युद्ध की भांति किया जाता है ये पासी नृत्य, तो ये भी आपको याद रखना, पासी जाति के लोग करते हैं। चलिए इसके बाद अगला टॉपिक बनेगा हमारा शेड्यूल ट्राइब्स, यानी कि अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश की। तो पहला क्वेश्चन बनेगा कि जनसंख्या के हिसाब से राज्य की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो जनसंख्या के हिसाब से राज्य की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा थारू जनजाति, आप लोग याद रखना, थारू जनजाति। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग थारू जनजाति की बात करें तो उत्तर प्रदेश में थारू समूह की एकमात्र जनजाति जो है वो थारू जनजाति है, और बजहर नाम का पर्व जो है वो थारू जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। जो बजहर नामक पर्व है वो थारू जनजाति के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। और थारू जनजाति के लोग किरात वंश से संबंधित हैं, ये लोग किरात वंश से संबंधित है, किरात वंशज हैं ये लोग। और थारू जनजाति के जो लोग हैं उनका भोजन क्या है, तो ये लोग चावल ज़्यादा खाते हैं, इनका मुख्य भोजन चावल ही है, तो चावल ये ज़्यादा खाते पीते हैं। इसके बाद थारू जनजाति के लोग दीपावली जैसे पर्व को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं,
तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ से आप लोग याद रखना कि एग्ज़ाम में ऐसा भी पूछ सकता है कि किस त्यौहार को थारू जनजाति शोक पर्व मनाते हैं, तो दीपावली त्यौहार को। तो ये आपको याद रखना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस वजह से मैं आपको यहाँ पे ज़्यादा आपको फोकस करा रहा हूँ, ठीक है। और थारू जनजाति के लोगों में क्या है कि बदला विवाह प्रचलित है, ठीक है, इनमें बदला विवाह प्रचलित है। बाद थारू जनजाति के लोगों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लखीमपुर खीरी में एक महाविद्यालय की घोषणा भी की थी, और उत्तर प्रदेश सरकार ने 1967 में थारू को अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित कर दिया था, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि जनसंख्या के हिसाब से राज्य की सबसे छोटी जनजाति कौन सी है। तो राज्य की सबसे छोटी जनजाति कौन सी है, तो राइट आंसर हो जाएगा बनरावत, बनरावत जनजाति, ठीक है, बनरावत आप लोग याद रखना। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अगरिया जनजाति निवास करती है। तो अगरिया जनजाति किस जनपद में, किस जिले में निवास करती है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा सोनभद्र, सोनभद्र आप लोग याद रखना, ठीक है। अगरिया जनजाति जो है सोनभद्र में निवास करती है। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है हमारा क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि अगरिया, बैगा तथा भुइया जनजाति उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से मुख्यतः कहाँ पर निवास करती है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा सोनभद्र में, ठीक है, सोनभद्र में, सोनभद्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सहरिया जनजाति नहीं पाई जाती है। तो किस जिले में उत्तर प्रदेश के सहरिया जनजाति नहीं पाई जाती है, तो वाराणसी, वाराणसी, वाराणसी आप लोग याद रखना, वाराणसी। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा कि वाराणसी में सहरिया जनजाति नहीं पाई जाती है। तो ए ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं कि वाराणसी में पाई जाने वाली जनजाति कौन कौन सी है। तो चेरो जनजाति है, गोंड जनजाति है, खरवार जनजाति है, ओझा जनजाति है, नायक जनजाति है और धुरिया जनजाति है। तो ये सभी जनजाति आपको याद रखना है कि वाराणसी में चेरा, गोंड, खरवार, ओझा, नायक और धुरिया जनजाति पाई जाती है। अब यहाँ पे अगर हम लोग सहरिया जनजाति की बात करें तो मध्य प्रदेश के गुना, शिवपुरी एवं मुरैना जिले में पाई जाती है, और साथ ही साथ ये ललितपुर में भी पाई जाती है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि पहरिया जनजाति निवास करती है, तो कहाँ पर करती है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा सोनभद्र में, ठीक है, सोनभद्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, सोनभद्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है। कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजाति पाई जाती है, तो कौन सी जनजाति पाई जाती है। तो सिर्फ थारू आप लोग याद रखना, ठीक है, जनसंख्या वाली ये जनजाति है थारू, उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ए ऑप्शन है इसका क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि यूपी की जनजातियों में से कौन बहुविवाह व्यवस्था को आचरित करती है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा जौनसारी जनजाति। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन है जो कि क्लियर आंसर हो जाएगा जौनसारी, ठीक है, जौनसारी जनजाति। तो ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जौनसारी जनजाति के लोग बहुविवाह का आचरण करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति थारू जनजाति है, ठीक है, थारू जनजाति आप लोग याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि कौन सी जनजाति जो है वो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। देखो मैंने आपको फोकस किया था कि आपको ये फोकस करना है कि कौन सी जनजाति है जो कि दीपावली को
शोक पर्व के रूप में मनाती है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि थारू जनजाति जो है वो दीपावली जैसे पर्व को शोक पर्व के रूप में मनाती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। मैं बार बार आपको इसमें फोकस कर रहा हूँ, आपको याद रखना है, जहन में रखना, भूल न जाना। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि थारू जनजाति कहाँ पर निवास करती है, भारत के किन किन राज्यों में। तो यहाँ पे देखो थारू जनजाति एक तो उत्तर प्रदेश में निवास करती है और इसके बाद उत्तराखंड में भी निवास करती है। तो यानी कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में निवास करती है। तो यहाँ पे जो हमारा सी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त ए और बी दोनों। तो सी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत की कुल अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का कितने % भाग जो है वो उत्तर प्रदेश में निवास करती हैं। तो 1.09%, 1.09% आप लोग याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है हमारा क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का कितने % भाग अनुसूचित जनजातियां हैं। तो 0.6%, 0.6%। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा कि 0.6% जो है उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियां हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा समूह है जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजाति समूह है। तो गोंड समूह है, ठीक है, गोंड समूह है। क्या है? गोंड समूह है। आप लोग याद रखना। तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर हम लोग गोंड समूह की बात करें तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आदिवासी समूह है जिसकी आबादी 12 मिलियन से भी अधिक है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हो सकता है कि आपसे क्रमबद्ध भी पूछ दे कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति का समूह क्रम क्या है। तो सबसे पहले गोंड है, फिर खरवार है और फिर इसके बाद थारू समूह है। तो ये इस तरीके से क्रम भी आप लोग याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि बुक्सा या बोक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो कहाँ पर पाई जाती है बुक्सा या बोक्सा। तो राइट आंसर हो जाएगा ये बिजनौर और आगरा में पाई जाती है। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने लिस्ट भी लगा रखी है कि कौन सी जनजाति कहाँ पर निवास करती है। यानी कि गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पथारी, राजगोंड की बात करें तो महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जैसे ज़िलों में निवास करती है। अब यहाँ पे खरवार और खैरवार की बात करें देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, सोनभद्र में। सहरिया की बात करें तो ललितपुर में, ठीक है, याद रखना। अब यहाँ पे पहरिया की बात करें तो सोनभद्र, बैगा की बात करें सोनभद्र, पांखा की बात करें सोनभद्र और मिर्ज़ापुर, अगरिया की बात करें सोनभद्र, पटारी की बात करें सोनभद्र और यहाँ पे चेरो की बात करें सोनभद्र और वाराणसी में, भुइया या भुनिया की बात करें तो सोनभद्र में। तो ये सभी लिस्ट आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लिस्ट भी आपको फोकस करना है। अब यहाँ पे बुक्सा जनजाति की बात करें तो बुक्सा या भोटिया जनजाति के जो लोग हैं वो पतवार राजपूतों का वंशज मानते हैं। ऐसे बाद बुक्सा लोग सबसे पहले तराई में बन बसा नामक वनों से ढके स्थानों पर आकर बसे थे, ठीक है। और इसके बाद बुक्सा जनजाति में क्रय विवाह जो है वो प्रचलित है, जिसमें वधू जो है मालगति देना पड़ता है। अब यहाँ पे बुक्सा लोग जो है वो देवी हिडिंबा की पूजा करते हैं। ये भी आपको याद रखना है कि देवी हिडिंबा की पूजा कौन से जनजाति के समूह करते हैं। तो बुक्सा लोग करते हैं, बुक्सा जनजाति के समूह करते हैं। अब होगड़, ढल्या, गोटरे तथा मोरो बुक्सा जनजाति के त्यौहार हैं। हो सकता है आपसे त्यौहार पूछ दे कि इन लोगों का त्यौहार कौन कौन सा है, ठीक है। होगड़, ढल्या, गोटरे, मोरो जो कि बुक्सा जनजाति के त्यौहार हैं। अब बुक्सा जनजाति में अंतरजातीय बहिर्गोत्री विवाह प्रथा प्रचलित है। ये आपको इस वजह से मैं रिवाइज करा रहा हूँ कि आपको याद रहेगा थ्योरी। इनमें
पितृ सत्तात्मक, पितृवंशी एवं पितृस्थानीय परिवार पाए जाते हैं। और बुक्सा जनजाति की सबसे बड़ी देवी काशीपुर की चामुंडा देवी है। ठीक है, ये आपको एक्स्ट्रा जानकारी फैक्ट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। और शक्ति के प्रतीक के रूप में ये लोग पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं। ठीक है, पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं ये लोग। और बुक्सा लोगों के पंचायती प्रशासन का सबसे बड़ा अधिकारी तखत कहलाता है, तखत। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति का विकास जो है वो 1983-84 में प्रारंभ की गई थी। परियोजना जो है बुक्सा जनजाति विकास परियोजना 1983-84 में प्रारंभ की गई थी, तो ये भी आपको याद रखना। अब माही गिर जनजाति की बात करें तो माही गिर जनजाति के लोगों का उल्लेख महाभारत में मिलता है। और ये लोग अपना संबंध मछुआरों से बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इनके विवाह की अगर हम लोग बात करें तो रीति रिवाज मुस्लिम ढंग से संपन्न किए जाते हैं, जैसा मुस्लिमों में होता है। और माही गिर जनजाति परिवार के सभी सदस्य एक साथ रसोई चौका में बैठकर भोजन बनाते हैं। बताओ, एक साथ बनाते हैं। हाँ, गिर जनजाति के जो लोग हैं वो खड़ी हिंदी बोली भी मिलती जुलती भाषा बोलते हैं। हिंदी खड़ी बोली मिलती जुलती भाषा बोलते हैं। और माही गिर जनजाति बिजनौर ज़िले में निवास करती है, उत्तर प्रदेश के बिजनौर ज़िले में। ये भी आपको पॉइंट से यहाँ से आपको क्लियर रखना है। ठीक है, चलिए अब खरवार जनजाति की बात करें तो खरवार जनजाति 11वीं-12वीं शताब्दी में पूर्ण वैभव में आई थी। और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि खरवार जनजाति के लोग कत्थे के व्यापारी थे। ठीक है, कुछ इतिहासकारों का मानना है, ऐसा कहा है। और खरवार जनजाति उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर सोनभद्र ज़िले में निवास करती है। ठीक है, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र ज़िले में पाई जाती है खरवार जनजाति। और खरवार जनजाति का पतन मिर्ज़ापुर के दक्षिणी भाग के में चंदेल राजाओं द्वारा 1203 ईस्वी में किए गए आक्रमणों के द्वारा उपरांत ये हुआ था। और थारू जनजाति की अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये गोरखपुर तराई क्षेत्र से हैं। ठीक है, इनका निवास स्थान। और थारू जनजाति के लोग किरात वंश से संबंधित हैं। और थारू जनजाति जो हैं वो दीपावली जैसे त्योहारों को क्या है कि शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। तो ये पॉइंट्स आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये आपको याद रखना है कि थारू जनजाति के लोग दीपावली त्यौहार को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। ठीक है, और थारू लोगों में बजहर त्यौहार वर्षा ऋतु में मनाया जाता है। ठीक है, बजहर त्यौहार ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। और इनमें विवाहों के संबंधों के संदर्भ में 3 टिकटी प्रथा प्रचलित है। आपको याद रखना है एक्स्ट्रा जानकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और थारुओं में लड़ भरवा भोज एक प्रकार का विवाह भोज है। ठीक है, इस तरीके से। और थारुओं में पितृवंशीय, पितृसत्तात्मक व पितृस्थानीय परंपरा प्रचलित है। ठीक है, और ये लोग क्या है कि जगन्नाथी देवता पर दूध चढ़ाते हैं। ठीक है, जगन्नाथी देवता पर दूध चढ़ाते हैं। और इन जातियों का मुख्य भोजन क्या है, बताया था चावल है। ठीक है, चावल है। तो ये सभी रिवीजन के तौर पर आपको याद रखना है। अब जौनसारी जनजाति की बात करें तो ये उत्तराखंड में पाई जाती है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के पुरोला क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है। और जौनसारी जनजाति को खस जाति का वंशज माना जाता है। और खस लोग सामान्यतः लंबे, सुंदर, गोरे, चिट्टे, गुलाबी और पीले इस तरीके से होते हैं। और उनका जो सिर है लंबा होता है, नाक जो है तीखी तथा लंबी पतली सी होती है, आंखें धुंधली, नीले बाल, घुंघराले और छींटे वाली, मतलब इस तरीके से उनका क्या है कि एक वेशभूषा है। अगर आप कहीं आपको ऐसी जनजाति मिल जाए जिनमें ये सब गुण पाया जाए तो समझ जाना कि जौनसारी जनजाति है। ठीक है, इस तरीके से उनका पेशा है, मतलब रहन सहन ढंग है, कैसे ये लोग रहते हैं, क्या इनका पहनावा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बात करें कि उत्तर प्रदेश के फैज़ाबाद और जालौन ज़िले में एक भी जनजाति निवास नहीं करती है। ठीक है, अगर कभी आपको ऑप्शंस में दे दे कि थारू जनजाति कहाँ का निवास करती है, हो सकता है ये भी ऑप्शंस दे दे, तो आप लोग ये क्लियर करना कि फैज़ाबाद और जालौन ज़िलों में जनजाति निवास नहीं करती है।
अब गौण जनजाति की तो हम लोग बात ही कर चुके हैं। तो उसके बाद गौण जनजाति जो समूह है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजाति समूह है और कुल आबादी कितनी है तो 56,09,035 है। ठीक है, इसके बाद खरवार समूह आता है जिसकी कुल संख्या है 16,676 और तीसरा जो सबसे बड़ा समूह वो थारू है। ठीक है, जिसकी कुल जो संख्या है वो 1,05,251। तो ये सभी आपको याद रखना है। चलिए, इसके बाद उत्तर प्रदेश में थारू विकास परियोजना 2 अक्टूबर 1980 में शुरू किया गया था मैंने। और राज्य में सर्वाधिक जनजाति अनुसूचित जनजाति वाला जो जिला है वो लखीमपुर खीरी है। ये यहाँ से पॉइंट आप लोग याद रखना कि लखीमपुर खीरी जो है वो राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जनसंख्या जिला है। तो ये सभी आपको याद रखना। तो आई होप जो कि आज का सेशन आपको शानदार लगा होगा। तो मैंने आपको बताया है कि देखो यहाँ वहाँ भटकने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, फालतू का यहाँ वहाँ भटकोगे तो उससे क्या है कि आपका नुकसान ही होगा। तो आप यहाँ वहाँ से मत पढ़ना है कि थोड़ा यहाँ पढ़ लो थोड़ा वहाँ पढ़ लो। आप लोग एक चैनल को फॉलो करिए। मैं आपको सच में ये आपको कन्फर्म दिलाता हूँ कि पूरा यूपी स्टैटिक, यूपी करंट अफेयर और नॉन यूपी करंट अफेयर्स पूरा मैं आपको यहाँ पे कवर कराऊंगा। और मैं ये भी कवर कराऊंगा कि जो 17-18 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था उसमें कैसे जीके जीएस के क्वेश्चंस आए थे वो सभी मैं आपको फिर से रिवाइज कराऊंगा। हो सकता है कि उससे ही क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछ दे, उससे ही क्वेश्चंस रख दे। तो आपको क्या है कि डेली एसटी लगानी है। एसटी में कोई मतलब कंप्रोमाइज़ नहीं करना है कि आपको एसटी नहीं लगानी है, डेली आपको एसटी लगानी है। और आपको यहाँ वहाँ के चैनलों फालतू चीज़ें नहीं देखना है कि थोड़ा उधर देख लो। और एक बात ये याद रखना कि देखो जितने भी चैनल हैं कोई तो ऐसे चैनल होंगे कि आपको 10 दिन का क्रैश कोर्स देंगे कि हमारे एक क्रैश कोर्स खरीद लो पढ़ लो, उससे कुछ नहीं लाभ लेना, उससे होगा भी नहीं। जितना आपके पास पहले से पढ़ा हुआ कंटेंट है, जो भी आपने नोट्स बनाए वो सभी आपको फिर से रिवाइज करना, बस इतना ही पढ़ना है। अब आपको इसमें देखो जीएस में क्या है कि कोई चेंजमेंट नहीं होगा, स्टैटिक जीके में कोई चेंजमेंट नहीं होगा। अब चेंजमेंट किस में होगा? चेंजमेंट होगा सिर्फ करंट अफेयर्स में। तो करंट अफेयर्स से आपको टेंशन नहीं लेनी है, मैं आपको पूरा रिवाइज कराऊंगा। ठीक है, करंट अफेयर्स मैं आपको पूरा रिवाइज कराऊंगा। तो आई होप जो कि आज का शानदार सेशन आपको बेहतरीन लगा होगा। तो अगर आप पहली बार सेशन में जुड़े हैं और पहली बार चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग अगली क्लास पर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम। अब बस इस बार क्या है कि सिलेक्शन लेना है। अब ये आखिरी चांस है कि यूपी पुलिस की डेट अनाउंसमेंट हो चुकी है, तो बस आगाज़ जारी हो गया है। सिर्फ आपको क्या है कि झंडा फहराना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, हम लोग अगली क्लास पर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।